नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, टूल किट वाला मामला अब तूल पकड़ चुका है और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सीना जोरी पर उतारू है। उसने ट्विटर को बाकायदा कह दिया है, ये बहुत ही कड़े शब्दों में, और मैं कहूं कि वो धमकाने वाला लहजा है कि आप संबित पात्रा के ट्वीट से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाइए। और उसके साथ ही उन्होंने हवाला दिया है कि हमारे यहाँ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और अगर वो इसे नहीं हटाता तो ये माना जाएगा कि उसके निष्कर्षों के बारे में उसने एक पूर्वाग्रह बना लिया है, पहले से कोई धारणा निश्चित कर ली है। लंबा पत्र है और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इसे एक बड़ा इशू बना लिया है, और जो तर्क दिए हैं वो भी बहुत ही विवादास्पद हैं, क्योंकि ये जो तर्क है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके आधार पर आप कोई कदम ना उठाएं, कोई फैसला न लें, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है? सरकार इस मामले में इतना अड़ियल क्यों दिख रही है, इतना दृढ़ क्यों दिख रही है, इसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा। हम ये जानते ही हैं कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको लेकर केंद्र सरकार आशंकित भी रही है, उनको अपने प्रभाव और दबाव में लाने की लगातार कोशिशें भी करती रही है। ट्विटर को भी कई बार कई अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए हैं, फेसबुक को दिए हैं। तो एक ये पुराना सिलसिला है, लेकिन पहली बार बीजेपी की सरकार खुद बुरी तरह इसमें फंस गई है, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसने ये कहा था या आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वही डॉक्यूमेंट फेक नजर आ रहे हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि सरकार का ये रुख कितना सही है। सरकार जो ट्विटर पर दबाव डाल रही है उसका क्या मतलब है, और क्या ट्विटर उसके दबाव में आ जाएगा? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। फिलहाल जाने माने पत्रकार एनके सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट शीतल सिंह हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ राजेश बादल भी होंगे और शरद गुप्ता जी भी होंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एनके सिंह जी के पास जाता हूं। एनके सिंह जी, इस विवाद में सरकार के रुख को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो फंडामेंटल फ्लॉ इस पूरे डिस्कोर्स में ये है कि अगर आप कोई चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक डिस्कोर्स नहीं रुका करते। ट्विटर का एक ओपिनियन हो सकता है अपना, उसके अपने पैरामीटर है। उसने तो ट्रंप को भी ब्लॉक कर दिया था और किया है। तो ट्विटर के एक पैरामीटर है और उस पैरामीटर पे अगर वो पाता है कि गलत है तो वो कर देता है। लिहाजा आप उसको ब्लॉक करें, ये कुछ ऐसे ही कहना है कि जब कोई आदमी एक मर्डर कर दे और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो मीडिया उसको कहीं नहीं दिखा सकता। मीडिया को रोक दिया जाए कि नहीं साहब, ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और आज से फिर ये मान लिया जाए कि सरकार जैसे ही इन्वेस्टिगेशन मोड में आती है पब्लिक डिस्कोर्स बंद हो जाएगा। तो फिर मीडिया रहेगी नहीं, अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक कारण है, बड़ा सिंपल सा कारण है, लेकिन ये थोड़ा सा गहरा कारण है। तो हम आपके श्रोताओं को, दर्शकों को इसको थोड़ा सा गहराई से बताना चाहेंगे। जी। 2017 में प्यू रिसर्च फाउंडेशन में, प्यू रिसर्च लगातार दुनिया के तमाम ममालिक में करता है पब्लिक ओपिनियन क्या है किस मुद्दे पे। उसने एक रिसर्च किया, दुनिया के कई जगह किया। भारत में उस समय 53% आदमी कह रहा था कि हमें ऑटोक्रेटिक रूल चाहिए, अथॉरिटेरियन रूल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पार्लियामेंट, मुझे नहीं चाहिए बाकी इंस्टीट्यूशंस, लेकिन हमारा नेता मजबूत हो।
ये उस समय की पब्लिक ओपिनियन थी। 53% लोगों ने कहा, बल्कि यूं कहिए कि करीब 51% तो दिया कि नहीं, मिलिट्री रूल हो तो भी चलेगा, हम लोग इससे तंग आ गए हैं और लिहाजा अथॉरिटेरियन रूल होना चाहिए। और जी अथॉरिटेरियन रूल के बारे में कोई ये आज से नहीं है, मुझे याद आता है, वो डेट भी याद आती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है लीडरशिप में, वो सारे इंस्टीट्यूशंस को बौना कर देता है और वो डिस्क्रिशनरी, अपने विवेकाधीन फैसले लेता है। इस समय लीडरशिप डिस्क्रिशनरी, नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसले लेती है, आर्बिट्रेरी फैसले होते हैं। लिहाजा ऐसे में जब कोई वॉइस ऑफ डिसेंट निकलता है तो इमीडिएटली माना जाता है कि साहब ये तो पूरे उसके देशद्रोह है। लिहाजा ट्विटर पे जो किया, ये आज पहली बार नहीं हुआ, कम से कम 5 इंस्टांसेस पिछले 3 साल से हुए हैं जिसमें आपने ट्विटर और इनको फेसबुक के उनको ऑफिसर्स को बुला के हड़काया है, धमकाया है। एक उदाहरण ले लीजिए, ट्विटर को जब धमकाया गया और फेसबुक और कहा तुम्हारा बंद कर देंगे, वरना व्हाट्सएप का एक्सेस समय दो, ये जो इनक्रिप्टेड है व्हाट्सएप, जिसको कि कोई नहीं वो कर सकता, इसका मुझे वो दो, इसको डेक्रिप्ट नॉन इनक्रिप्ट कैसे किया जाए, इसका मुझे तरीका दो और इसको इनक्रिप्ट ना रहने दो, हमें उसका वो चाहिए। उसने कहा नहीं साहब, हमारी पॉलिसी में नहीं, दुनिया में हम कहीं नहीं देते, आपको नहीं देंगे। तो उनको बुला के धमकाया गया, उसने कुछ नहीं किया, कैलिफोर्निया में जाके एक छोटा सा मुकदमा कर दिया और कहा कि साहब ये पेगासस जो एक सॉफ्टवेयर है इजराइल का, जिसे एनएसओ बनाता है, वो उनका स्पाई स्पाई वो है, स्पाईवेयर, उसको इस्तेमाल करके दुनिया के स्पाईवेयर है, उसको इस्तेमाल करके दुनिया के तमाम देश, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लोग, इन लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं। और पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि एक बार गलती से एक कॉल आप उसका उठा लीजिए, कोई बाहर से आ रहा हो, उसके बाद वो आपका कैमरा ऑन कर देगा, आपके यहाँ रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा, व्हाट्सएप के सारे चीजें आपको वो भेज देगा और ये सब आपकी बात सुन लेगा वो, और ये कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं होगा। कितना पावरफुल वो सॉफ्टवेयर है। तो उसने कहा कि साहब तमाम देशों की लिस्ट दी, उसमें एक भारत का था कि भारत में इतने लोगों, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उसमें ये आपके थे जो ये महाराष्ट्र में जो दलित आंदोलन हुआ था उसके जो नेता थे, गांव वाले मामले। जी जी, कई पत्रकारों के नाम थे जो हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, उन सब के नाम थे। और कहा गया कि साहब इनके लिए हमसे कहा गया कि आप दीजिए। और इस समय हम देख रहे हैं कि इनके व्हाट्सएप के जो वो हैं वो सारे ब्रीच हो रहे हैं और पेगासस ले रहा है। तो उसने कैलिफोर्निया में कहा साहब इसको बुलाया जाए, पेगासस को बुलाया गया, एनएसओ गया जो उसका प्रोड्यूसर है, उसने कहा कि हाँ साहब है, बिल्कुल है, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये किसी के उसमें घुस सकता है, लेकिन ये सिर्फ हम सॉवरेन की एजेंसीज को देते हैं, मतलब जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट है, उसी की इंटेलिजेंस एजेंसीज को या गवर्नमेंट के कहने पे देते हैं, हम किसी और को देते नहीं। हर 3 दिन बाद जब कोर्ट ये पूछे कि हाँ भाई तो तुमने किसको दिया है, बोले साहब पता कर लीजिए, हम सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी को देते हैं। हिंदुस्तान में भारत सरकार की बड़ी किरकिरी होने लगी, क्योंकि भारत सरकार के 116 नाम थे। नतीजा ये हुआ कि पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और 28 नवंबर को 2019 को हमारे आईटी मिनिस्टर ने एक वो दिया, देखिए साहब एक भी हमने कोई फोन अनएथोराइज्ड नहीं वो किया है, और फिर ये हमारे पावर में है। ये नहीं कहा कि हम पेगासस यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह दिया कि साहब हम अनएथोराइज कुछ नहीं करते हैं, मतलब आपने एथोराइज करके किया है जो आपके पावर में है। हकीकत ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब ये बैकड्रॉप इसलिए बता रहे हैं कि ट्विटर से और इन संस्थाओं से
बहुत पुराना इनका है, ये किसी तरह चाहते हैं कि एक्सेस हमें मिल जाए और कोई भी चीज इंक्रिप्टेड ना रहे, जी लिहाजा ये सिंह सरकार साहब, करेगी। सिंह साहब, जी सिंह साहब, ये मामला थोड़ा सा इन तमाम जो पिछले मामले हुए हैं उनसे थोड़ा अलग है। इसमें यह है कि वो पार्टी जो सत्ता में है, वो एक ऐसे टूल किट की बात करती है जो एक पार्टी द्वारा बनाया गया है कथित तौर पर, उस पर यह आरोप लगाती है और उसके स्क्रीनशॉट ट्वीट करती है, उसके तमाम बड़े नीटा ट्वीट करते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं से चेक नहीं हुई। जो आल्ट न्यूज है उसने चेक करके बताया कि इसमें संदेह है कि ये सही डॉक्यूमेंट्स हैं और अब 100 घंटे हो गए हैं, अभी तक बीजेपी की तरफ से सही डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं किए गए। वो आड़ ले रही है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये आड़ लेकर अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश है। आपने जो झूठ गढ़ा है या फंस सकते हैं उसको रोकने की कोशिश है। उसमें उसने कुछ नहीं किया है। इनका जो अपना लेटर हेड है कांग्रेस का, और जो लेटर हेड दिखाया गया है उसमें उसके फॉन्ट साइज को टैली कराया है। फॉन्ट साइज मेल नहीं खा रहे हैं, एम खास करके एम देखेंगे आप तो बदला हुआ है। लिहाजा वो एक क्रिएटेड लेटर हेड है जिसमें कि ये इबारत आपने लिख दी है, ये उसका कहना है और यही फैक्ट फाइंडिंग में आया है। अच्छा, हम जर्नलिस्ट हैं, ऐसा कभी भी कुछ होगा तो ये फैक्ट फाइंडिंग हमारा राइट है। हम इसके लिए नहीं रुके कि साहब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा उसके बाद तो कोर्ट चला जाएगा, फिर वो जेरे बहस होगा कोर्ट में, कोर्ट के जेरे नजर होगा। तो जब तक फैसला नहीं होता अगले 12 साल 18 साल 20 साल, तब तक हम बैठे रहेंगे। तो इस हिंदुस्तान में फिर तो डिस्कोर्स ही नहीं होगा, कोई किसी को मार के भाग जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, लिहाजा हम बैठे। मैं जो ओरिजिनल कह रहा था जब ये प्रोग्राम शुरू किया आपने कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है। आप जो लॉजिक दे रहे हैं कि जेरे इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लिहाजा आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। इसमें हम फैक्ट्स समाज को देंगे ताकि आप कोई घपला ना करें। लिहाजा वो अगर वो कोई एजेंसी या कोई संस्था दोनों को टैली करा के मैच कर, अच्छा उसमें आप देख लीजिए, आप बल्कि चलाएं तो अच्छा रहेगा। वो जो दोनों को अगर आप देखें सामने रख के तो उसके फॉन्ट साइज अलग अलग है। इतना भी नकल करने वालों ने नहीं किया कि कम से कम फॉन्ट साइज तो आइडेंटिकल कर दे। वैसे उसका एक तरीका होता है, जो लेटर हेड्स बनते हैं, अगर कांग्रेस चालाक होगी तो क्या करते हैं इसमें कि फॉन्ट साइज को 2312 गुना इनलार्ज करते हैं और फिर उसको 1815 गुना वो कर देते हैं, एक फैक्टर बना के, ताकि कभी भी अगर कोई दूसरा लेटर हेड बनाए तो इस पैरामीटर पर जब ले जाए तो वो पता लग जाए कि नहीं ये फॉन्ट साइज अलग है, और शायद यही किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, मैं नहीं कहता कि फेवरेट है, मुमकिन है कि कांग्रेस ने किया होगा, लेकिन वो जो भी किया होगा हमें इससे मतलब नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पब्लिक डिस्कोर्स एक इशू पे नहीं रोक सकते, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के खिलाफ। सिर्फ मैं ये कहता जी जी शीतल, दो चीजें हैं। एक तो एक तो एक टूल किट था और एक सेंट्रल विस्ता को लेकर डॉक्यूमेंट था। सेंट्रल विस्ता को जो लेकर डॉक्यूमेंट था वो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि वो हमारा है, हमारी रिसर्च सेल का है, उसमें उसने कोई विवाद नहीं खड़ा किया। लेकिन जो जो दूसरा किट है उसको लेकर उसने बाकायदा एफआईआर की है और बाकायदा कंप्लेन की है ट्विटर को भी, और उसके बाद फिर ट्विटर ने ये मैनिपुलेटेड मीडिया वाला टैग लगाया और ये ट्विटर की पॉलिसी है। अगर आज सरकार के इस दबाव में आ जाए ट्विटर और ये हटा दे तो ये नया सिलसिला चल पड़ेगा। देखिए, ट्विटर को इसके पहले दबाव में लिया भी गया है और वो एक हद तक दबाव में आया भी है, लेकिन एक हद तक, एक जगह पे जाके उसने अपने को रोक लिया है। उससे कई अकाउंट्स, आपको याद होगा भी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक लिस्ट दी गई थी कि इन अकाउंट्स को आप हटा दीजिए, इन पे एक्शन कर दीजिए। वो सब एक्शन उसने किए थे, ये कह के, ये बता के कि सरकार ने ऐसा किया है, कहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ट्विटर को वो लगातार, और उसके बाद अनब्लॉक भी कर दिया था। जी जी जी,
और ट्विटर को मुकाबला देने के लिए उन्होंने एक अपना देशी कू नाम से एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जिसको प्रमोट भी किया, सारे मंत्री उसमें चले गए, सारे इनके जो आईटी सेल वाले हैं वो उसमें चले गए, लेकिन वो उस तरह से क्रिएट नहीं हो पाया, या उसका जो भी हो, हम आप उसमें नहीं है तो हमें नहीं पता कि उसकी क्या स्थिति है। लेकिन अभी ये सारे लोग ट्विटर पे भी हैं, इसलिए लगता है कि ट्विटर का महत्व बना हुआ है, और जो है महत्व न होता तो इतनी परेशान सरकार न होती। क्योंकि तकनीकी बात एनके सिंह साहब ने बिल्कुल सही पकड़ ली है, जो पत्रकार के हिस्से में आती है और जो पकड़ी जानी है, कि जिस चीज का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अरे भाई, एक मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उससे बिल्कुल इतर एक जो अभिनेता की आत्महत्या हो गई थी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, तो आपके ही समर्थक चैनल और वो सब, उन्होंने तो पूरा एक पूरी अदालत लगा के एक ऐसे मामले को जिसमें साफ साफ आत्महत्या थी, जिसमें उसके पिता, माँ, जो एक दूसरी गरीब लड़की थी जिसको दिशा पटनी उटनी बताया जा रहा था, रिया चक्रवर्ती नहीं, एक दूसरी अच्छा, दिशा पटनी, हाँ ठीक है, जा रहा था, और उसको उद्धव ठाकरे पे मढ़ा जा रहा था कि उनका लड़का जो है उसमें कथित बलात्कार हुआ है, और बलात्कार में पता नहीं क्या, मतलब एक पूरी नकली स्टोरी क्रिएट थी जिस पर कोई एफआईआर नहीं थी, उसमें कोई एफआईआर भी नहीं थी, उसमें आत्महत्या की एफआईआर में उसके परिवार की ओर से बयान था, और वो मीडिया को बयान दे रहे थे। मीडिया जबरन जाके उनसे कह रहा था कि नहीं, आप कहो आपकी बेटी की हत्या हुई है, आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। यानी किसी की बच्ची मर जाए, उसके बाद मीडिया जाके वहां अपराध कर रहा था लिटरली, कि जबरन कहो कि तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, जिसके साथ नहीं हुआ है, ऐसी कोई घटना नहीं है। अपमानित, चूंकि वो गरीब लोग थे, वो किसी साल में वो खड़ा करके इनको ठीक नहीं कर सकते थे, तो वहां करवा रहे थे, और उसकी रक्षा पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक हमारे जो तुषार मेहता साहब है ये सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी नीचे जितनी फौज है वो सिंह साहब एक वगैरह वगैरह लगे ही हुए थे, आपको मालूम ही है। एक और तो आप ये कर रहे थे, दूसरी ओर आप क्या करते हैं। संबित पात्रा जी का ये कोई पहला मामला है, 2019 में ले लीजिए, इसी न्यूज 18 पे बैठ के उन्होंने आरोप लगा दिया कि साहब श्रीमती सोनिया गांधी दुनिया की 4थी सबसे रईस महिला है। कांग्रेस वाले ने चैलेंज किया कि आपने कैसे कह दिया। उन्होंने कहा ब्लूमबर्ग में छपा है, उन्होंने कहा ब्लूमबर्ग तो खंडित कर चुका है, उन्होंने कहा नहीं किया है। वो बहस होती रही, उस दिन का प्रोग्राम खत्म हो गया। फिर बाद में सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया पे चली, जब फैक्ट सामने आए, इंडिया टुडे ने भी स्टोरी की थी, वो बात एकदम फर्जी थी। एक आरएसएस का या जो भी इस तरह के संगठन है, इन लोगों का एक अनवरत प्रचार है, जिसके बहुत बार उस प्रचार के पीछे ऐसी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिनको इन्हीं लोगों ने फंड किया होता है, और उनमें स्टोरी छाप के और फिर उसके बाद किसी एक रीजनेबल जगह जाके उसको चलवाने की कोशिश कर देते हैं। और संबित पात्रा जी का ये पहला मामला नहीं है, ऐसे दसियों मामले उनके हैं। अब इस मामले में क्योंकि तथ्य अल्ट न्यूज ने खोज के दे दिया, वो जो बिल्कुल सही एनके सिंह साहब ने कहा कि फॉन्ट पकड़ लिया गया कि जो दो आप लेटर हेड की बात कर रहे हैं दोनों अलग हैं। अब आप अगर आपने ये मामला तो आपने चलाया है ना, आप दुनिया के सामने रख दीजिए कि साहब नहीं सही है, तो अब आप उसका बहाना ले रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये तो चलने वाली बात नहीं है। लेकिन ट्विटर पर या और संस्थाओं पर दबाव डालने की इनकी जो इस तरह की कार्रवाई है, वो लोकतंत्र को एकदम बिल्कुल डेसिमेट करने के लिए है, और हम देखिए इंस्टीट्यूशंस ज्यादातर डेसिमेट हो चुके हैं। जी, हमारे साथ राजेश बादल जी भी जुड़ चुके हैं, शरद गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। राजेश बादल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपनी पॉलिसीज बनाई हुई है, और उसके हिसाब से वो कंटेंट को मॉडरेट करते हैं, उनको फ्लैग करते हैं, उनको टैग करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं, वो एक तरह से ये इस तरह से नियंत्रण करते हैं। अगर आज वो भारत सरकार की इस मांग को मान ले तो दुनिया के तमाम देश उससे इसी तरह की मांग करेंगे, तमाम सरकारें इसी तरह से मांग करने लगेंगी। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म तो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर देश के कानून अलग तरह के। तो ये आपको लगता है ट्विटर इसके लिए तैयार होगा? मुकेश जी, मुझे तो नहीं लगता कि ट्विटर इसके लिए तैयार होगा।
और दूसरी चीज उसमें एक जो पक्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। वैसे तो एनके सिंह साहब ने बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से इसका विश्लेषण किया है, लेकिन ट्विटर के सामने अब दुविधा क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो मैन्युपुलेशन जिसको कह रहे हैं, मैन्युपुलेटेड जिसको कह रहे हैं, वो मैन्युपुलेटेड भारत के दंड संहिता के मुताबिक जालसाजी है, वो फर्जीवाड़ा है, वो 420 है, और जो कई मायने में गैर जमानती है। तो जो अपराध उन्होंने कर दिया है, उस अपराध को अब वो अगर मान लीजिए हटाते हैं और वो दस्तावेज पड़ा रहता है, उस पर मैन्युपुलेटेड हटा देते हैं, अभी तो वो बच सकते हैं कि ये देखो ये एक फर्जी डॉक्यूमेंट है और इस फर्जी डॉक्यूमेंट चूंकि हम लगा रहे हैं, इस पे लगा हुआ है। लेकिन अगर वो इनकेस खुदा न खास्ता हटा भी लिया, तो एक फर्जी डॉक्यूमेंट जिसपे आधार, एक इंक्वायरी के आधार पर, एक जांच के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो है इस मूल दस्तावेज के साथ इसमें छेड़खानी की गई है, इसमें कोई गड़बड़ की गई है और ये जालसाजी अगर है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भी उनको कल के रोज मुश्किल पड़ जाएगी। जैसे अभी कैलिफोर्निया का उदाहरण बता रहे थे मेरे ख्याल सिंह साहब, तो इस तरह से क्या इसकी गारंटी है कि उसके खिलाफ दूसरे देशों में मामले दर्ज नहीं हो जाएंगे? कि आप जानते हुए भी अपनी जांच में जिसमें आपने उसको फर्जी पाया है और आप उस दस्तावेज को अभी भी बनाए हुए हैं। तो पहली बात तो ये है। भारत सरकार का मुकाबला तो वो कई साल से ठीक है कर सकती है, कई भारत सरकार ने कई बार जैसे कि 4-5 उदाहरण सामने आए हैं, वो किया है, प्रयास किया है। लेकिन अब ट्विटर दुविधा में इसलिए है कि अगर उसको भारत में क्रिमिनल मामले का सामना करना है, मुकदमे का सामना करना है, तो जालसाजी और 420 की धाराओं का सामना करना है, तो उसको कायदे से तो हटाना नहीं चाहिए, उसके बचाव का हथियार। जी। तो शरद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार कर रही है, दरअसल जो धमकाने की हद तक चली गई है, वो अपने बचाव में कर रही है? उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसका फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है, और अगर ये पूरी तरह से खुल के सामने आ गया तो बड़ी फजीहत होगी, शीशा लेदर होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मुकेश जी, ये दो चीजें हैं जिसको हम मिला दे रहे हैं कि जो काम किया है वो संबित स्वराज ने किया है, बीजेपी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, जो उनका सरकार से कोई वास्ता नहीं है। और जो एक्शन ले रही है, जो रिक्वेस्ट कर रही, जो दबाव डाल रही है, वो बीजेपी नहीं डाल रही है, वो सरकार डाल रही है। तो ये ऐसा घालमेल कर दिया है कि काम बीजेपी कर रही है और उसको ढकने का काम सरकार कर रही है, दबाव डालने का काम सरकार कर रही है। अब हम लोग पहले भी देख चुके हैं और ये पहली बार ऐसा है कि ट्विटर ने एक स्टैंड लिया है भारत में। इससे पहले ट्विटर और फेसबुक ने जिस तरीके से सरकार के साथ और बीजेपी के साथ तालमेल के किस्से सामने आए थे, अंखीदास का मामला हो चाहे शिवराज प्रसाद का मामला हो, सारे के सारे किसी समय बीजेपी का प्रचार संभालते थे। 2014 में उन्होंने प्रचार संभाला, 2014 के बाद भी काफी समय तक संभालते रहे, और वही लोग फेसबुक और ट्विटर के इंडिया हेड हो गए। कितने मामले ऐसे हुए जब हेट स्पीचेस के मामले थे, इन लोगों ने बिल्कुल नहीं हटाए। बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए जितने मामले थे उनमें पूरी तरीके से उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, जबकि छोटे छोटे मामलों में जो अपोजिशन के लोग होते थे, जो बीजेपी के क्रिटिकल मामले होते थे, उनमें वो फिर हटा के बीजेपी को तरफदारी करते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है पिछले 7 साल में जब ट्विटर ने एक स्टैंड लिया है जिसमें बीजेपी का एक स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता सीधे सीधे तौर पे फंसा हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका में क्या स्टैंड लिया और रशिया में क्या स्टैंड लिया और ब्रिटेन में क्या स्टैंड लिया, लेकिन भारत में 7 साल में पहली बार ऐसा स्टैंड लिया है। और इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि पिछले 1 साल के अंदर जो एक सोशल मीडिया की हवा बदली है। इससे पहले सोशल मीडिया वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द बीजेपी एंड इट्स एलाइज। तो अब ये जो कोरोना का हैंडलिंग थी, मिसहैंडलिंग थी, जो भी आप कहिए, लेकिन उसको लेके जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे हवा बनी है, उसके दबाव में अब ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आने लगे हैं। इसीलिए अब वो उस तरह से तरफदारी करते हुए नहीं दिख रहे जितने हम इससे पहले दिख रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इससे ये बौखलाहट है
जो बीजेपी डोमिनेट करती थी पूरी तरीके से सोशल मीडिया को, अब उसको मुंह की खानी पड़ रही। आप देखिए कि प्रधानमंत्री का या पीएमओ का या नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट जो करते हैं, उस पे लोग जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि सोशल मीडिया की धारा किधर जा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी एक थोड़ा सा हड़बड़ाई हुई है। और उसमें अगर आप एक और चीज देखिए कि आखिर बीजेपी का मुकाबला किससे है। अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कोई दूसरी पार्टी है तो कांग्रेस है। 4 या 5 राज्यों में उनकी सरकारें हैं और कई राज्यों में वो मेन अपोजिशन पार्टी है। तो ऐसे में वो पिछले 7 सालों से बीजेपी की एक ही कोशिश है कि हर मुनासिब मौके पे, हर पॉसिबल मौके पे वो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को डिस्क्रेडिट किया जाए। इसीलिए तरह तरह के विशेषण जोड़े जाते हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ और ये कोशिश करते हैं कि हर तरीके से कांग्रेस को डिस्क्रेडिट किया जाए। तो ये टूल किट वाला मामला भी नहीं कुछ बन रहा था, तो एक फैब्रिकेटेड, जो अभी तक लग रहा है कि जी फैब्रिकेटेड एक केस खड़ा किया गया और अब वो चूंकि गलत साबित हो रहा है तो इसलिए वो हड़बड़ा गए हैं कि अब क्या करें। तो इसलिए ये इस तरीके की चीजें आ रही हैं सब। जी, आपने सही कहा कि एक तो ये कि मेन अपोजिशन पार्टी को जिससे उन्हें लगता है कि चैलेंज मिल सकता है, तो उसको कैसे उसकी छवि को मिलान किया जाए, उसके लीडरशिप को कैसे बदनाम किया जाए, एक उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो सरकार की नाकामियां हैं, मोदी की नाकामियां हैं, उनसे कैसे ध्यान बटाया जाए। लोग दूसरी बातें करने लगे, टूल किट के बारे में बात करने लगे, प्रधानमंत्री की नाकामियों पर बात न की जाए। लेकिन मैं इस पे अब इससे जो आपने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हैं और सरकार उसके डिफेंस में आ रही है, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन सिंह साहब, मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही हैं। बेशक संबित पात्रा ने ट्वीट किया, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष और तमाम मंत्रिमंडल के लोगों ने उसको रीट्वीट किया और उस पर अपने कमेंट भी किए। तो इसमें क्या हम ये कह सकते हैं, दोनों को अलग करके देख सकते हैं? नहीं, देखिए, शरद ने बात बड़ी टेक्निकल कही है कि पार्टी के लेवल पे आप ये करें, कांग्रेस ने किया है, बड़ी नालायक है, और बिल्कुल आप हंगामा करिए, बीजेपी के लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि इस बीच में एक एफआईआर हुआ है और एफआईआर हुआ, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो वहां पे सरकार का रोल आ जाता है। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय डेमोक्रेसी में पार्टी इन पावर और सत्ता पे बैठे, जिसको कहते हैं पावर्स दैट बी, जिन्होंने संविधान में निष्ठा की शपथ ली है, एलिजियंस की शपथ ली है, उन दोनों में एक अंतर होता है। जैसे गवर्नर संविधान की रक्षा करता है, ये एक पक्ष है, लेकिन पार्टी ने उसको भेजा है, ये दूसरा पक्ष है। लिहाजा आप 70 साल के इतिहास रिकॉर्ड देख लीजिए, वो हमेशा पार्टी के हित में ही बोलता है। एक गवर्नर मुझे रीढ़ वाला नहीं मिला जो तन के कहे कि नहीं, हम ऐसे करेंगे, जो संविधान सम्मत होगा वो करेंगे। हमारे यहाँ रीढ़ खत्म होती जा रही है, बड़ी ही मुलायम हो गई है और बहुत लचकती है वो। तो इसमें ये जो ब्लर हो गया है, और खास करके जब स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप होती है, यूनि लीडरशिप का फॉर्मेट होता है, तो उसमें ये इंस्टीट्यूशंस एकदम गाय बकरी बन जाते हैं, ये रेंगने लगते हैं, केचुए बन जाते हैं, वो पार्टी भी बन जाती है और वो इंस्टीट्यूशंस भी बन जाते हैं। उसमें कहा गया, मैं जो प्यू रिसर्च का मैं आंकड़ा दे रहा था, उसमें प्यू ने पूछा कि क्या आपको लगता नहीं है कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट के थ्रू हर चीजें हो। ये उस समय था जब कुछ ऑर्डिनेंसेस वगैरह आए, जो कि पार्लियामेंट को जो 2 दिन पहले पार्लियामेंट बंद हुआ और पता लगा ऑर्डिनेंस आ गए। ये उस समय ये उन्होंने सर्वे किया था। उन्होंने नहीं, साहब हमें पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें एक मजबूत नेता चाहिए। जो जब देश का परसेप्शन ऐसा होने लगेगा, तो वो सिंगल स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप को सूट करता है। और वो जानता है कि ये 55% अगर हमारे पास, जब मान लीजिए 10-20 से चले भी जाए, तो 36% तो सॉलिड आएंगे, जो कि 3/4 हमें वोट दिलवा देंगे, सीट दिलवा देंगे। लिहाजा वो मुतमईन रहता है कि नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये 55% जो जनता है
ये अभी भी चाहती है अरे बहुत तगड़ा वो हो, बहुत तगड़ी लीडरशिप हो, और ये संस्था मनसा क्या होती है। लिहाजा उन्होंने कहा कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट का नहीं होना चाहिए। बताइए स्ट्रांग कौन सा लीडर होगा जिसको ये चीजें पसंद नहीं आएगी जनता की। तो जब कभी इसको जनता के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश होती है तो वो पूरे लॉक स्टॉक बैरल वो चला आता है कि इसको दबाओ। जो सोशल मीडिया जैसे यही आप देख रहे हैं, अचानक एक आया कि भाई आप गाफिल थे, आप कोरोना के सेकंड वेव को लेके पूरी तरह गाफिल थे, मुतमईन थे, आपको मालूम था कि कुछ नहीं होने जा रहा है, आप मुक्त थे। और वो स्पीचेस आपको अगर दिखाई जाए जो आपने दिया देवोस में, उसके बाद दिया आपने टेक्निकल कमेटी की मीटिंग 11 जनवरी से 14 अप्रैल तक, एक टेक्निकल कमेटी जो आपको रिपोर्ट करती है कोरोना पे, उसकी मीटिंग ही नहीं। तो जब ये बताया जा रहा है कि भाई जो तुम 55% वाले हो, थोड़ा होशियार बनो, थोड़ा सतर्क रहो, ये स्ट्रॉन्गमैन लीडरशिप की अपनी प्रॉब्लम होती है और ये कोरोना नहीं पहचान पाता, ये दूसरी रहल में भी गाफिल रहता है और दुनिया का लीडर अपने को बताता है। जब ये बताया जाता है तब ये सत्ता का सिस्टम जो है ये लड़खड़ा जाता है, और तब वो क्या करता है कि वो जो आज कर रहा है कि साहब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप कैसे दे सकते हैं, आप कैसे, अरे भाई वो ओपिनियन है, ट्विटर की ओपिनियन, ट्विटर का अपना पैरामीटर है और ट्विटर अपने पैरामीटर से ट्रंप को भी जब कर सकता है डिबार, तो तुम्हें भी कर रहा है, तुम्हें भी एक टैग लिख के लगा रहा है, ये उसका सिस्टम है। तो आप कह रहे हैं अरे इन्वेस्टिगेशन कोई खुदा का बनाया हुआ है कि आप करेंगे तो वो सत्य होगा, आप करिए ना, हम चैलेंज करेंगे उसको। लिहाजा अच्छा होता क्या है, आप देख रहे हैं कि सरकार की सारी चीजें जो कोर्ट में जाती हैं चैलेंज होती है और गलत पाई जाती है इन्वेस्टिगेशन। तो अगर वहां गलत हो सकता है, तो अगर पब्लिक डिस्कोर्स में ये चीजें आ रही है तो इसको आप कैसे ब्लॉक कर लेंगे। कम से कम संविधान निर्माताओं ने इतना खराब तो नहीं तस्वीर किया था 1901 जब दिया था, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक सरकार कह रहे भाई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ये तो बड़ा आसान है कि आप किसी चीज में एक धीरे से छोटा सा मुकदमा कर दीजिए, दरोगा जी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, 17 साल तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, लिहाजा हम सब लोग बैठ जाए कि अरे साहब ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ बोल ही नहीं सकते। ये इन्वेस्टिगेशन का डॉक्ट्रिन कब से आया, अभी तक सुना था कि सब जुडिस हो तो नहीं बोलेंगे, हालांकि उसमें भी बहुत राइडर हैं, तमाम इशू सब जुडिस होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं और वो कहीं से गलत नहीं होता। वरना आप किसी भी सब जुडिस एक मुकदमा कर दीजिए, इस्तिगासा के थ्रू चले जाइए सीधे कोर्ट, आप पुलिस के थ्रू जाइए ही नहीं, सीधे इस्तिगासा कीजिए और कोर्ट में चले जाइए, उसके बाद सारे डिस्कोर्स बंद हो गया। तो ये जो सरकार कर रही है, मतलब रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट होते हैं डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, आपने सबकी धज्जी उड़ा दी है। और आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा, देखो ट्विटर कल से बंद कर देंगे तुम्हें, नहीं तो ठीक से काम करो, ये टैग हटाओ यहां से, टैग तुम्हारे आज तो कर दिया उसने। जब आपको दिखा आ जाइए, इतने घंटे हो गए हैं, आप बता दीजिए कि सेम फॉन्ट साइज है, आप बता दीजिए कि जो एम लेटर लिखा है वो एट वेरिएंस विद द प्रीवियस द ओरिजिनल वन नहीं है, आप आइए ना, आप आइए, उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी करके बता दीजिए। करना तो ये था ना आपको, सरकार का नुमाइंदा आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, यस वी हैव इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर एंड वी केम आउट विद दीज फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स आप रख दीजिए मीडिया, हम उसको भी उतना ही जोर से दिखाएंगे, हम उसमें भी एक प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन आप ये नहीं करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन या फ्री डिस्कोर्स को ब्लॉक करते हैं। ये आपकी तासीर इसलिए है कि स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप, यूनि लीडरशिप, इन फॉर्मेट्स में आप वर्क करते हैं। जी शीतल जी, ये जो मैंने पहले भी कहा था कि पहली बार हुआ जब इन्वेस्टिगेशन का हवाला देकर ट्विटर पर दबाव डाला जा रहा है। इसके पहले जितने भी ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा गया, या कारवां मैगजीन ने कोई रिपोर्ट पब्लिश की थी उसको ब्लॉक करने के लिए कहा गया, तब ये हवाला नहीं दिया कि एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके परिणामों का इंतजार कीजिए। आज जब आप खुद फंस गए हैं तो इन्वेस्टिगेशन का हवाला दे रहे हैं। आप इधर की कुछ और घटनाएं भी देखिए, क्योंकि दुनिया में लगभग जो सभ्य दुनिया है, वेस्टर्न यूरोप है, यूएस है, जापान है, इन सब के लीडिंग अखबारों ने, ऑस्ट्रेलिया में
और तमाम वेबसाइट्स ने इधर हमारे प्रधानमंत्री जी पर और कोरोना में उनकी जिम्मेदारी को लेके बहुत ही तल्ख रिपोर्टिंग की है। ऐसे ऐसे शीर्षक लगाए हैं और ऐसे ऐसे जिम्मेदारी दी है, यहाँ तक कि लैंसेट जैसी एक विज्ञान के क्षेत्र का एक विशिष्ट पत्रिका है, उसने भी उसमें ये जिम्मेदारी इनको पाया और इस तरह से इनको लताड़ा है कि हम आप जानते ही ये सरकार इससे बौखला गई है। क्योंकि इनका एक ही चीज ये हमारे इंडियन डायस्पोरा में बहुत तेजी से बेचते थे कि मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है। ट्रंप के चुनाव हारने के बाद से इस डंके वाला ड्रम जो है कमजोर होना शुरू हुआ है, और वहां जो बाइडेन के आ जाने के बाद और जो कुछ इन्होंने ट्रंप के पक्ष में किया, उससे निश्चित तौर पर जो बाइडेन और उनके साथ जो भी लोग हैं वो इनसे उस तरह के रिश्ते तो नहीं ही रखेंगे जैसे ट्रंप से इनके थे। तो जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें ये यहाँ क्या कर रहे हैं, आप देखिए कि एक पश्चिमी अखबार की तर्ज पे एक देसी वेबसाइट में एक अपने प्रवक्ता से लेख लिखा के और सारे मंत्रियों की ओर से ट्वीट कराया गया, कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट में ये सब छपा है। एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट की ही इसी तरह से डुप्लीकेसी की गई, और अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के लेटर हेड को ही मार लिया गया और अब इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उसमें इधर से उधर भाग रहे हैं। मतलब ये खुलेआम जिसे कहते हैं, और इनका जो आईटी सेल का चीफ है वो, मैं अभी अल्ट न्यूज वाला डिटेल देख रहा था, तीसरे दिन ऑन एन एवरेज दूसरे तीसरे दिन वो एक फर्जी वेबसाइट कुछ न कुछ लगाता है और 1-2 घंटे में ही पकड़ा जाता है और बेशर्मी से दिन भर चलाए रहता है, 1-2 दिन बाद हटाता है। इनके बहुत सारे इस तरह के हैंडल्स हैं जिनको चूंकि पुलिस के जरिए जेल में जाने का भी डर नहीं है, हालांकि विपक्ष की भी बहुत सी राज्य सरकारें हैं, अगर वो सब इन पे मुकदमे कायम करके जैसा अर्नब के मामले में महाराष्ट्र में हुआ था कुछ एक्टिविटी दिखाएं तो कुछ बैलेंस आ सकता है, लेकिन वो एक अलग बात हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि ये खुलेआम अपराध करने के आदी हैं और कहीं अगर पकड़ लिए जाए तो फिर सरकार का जो माइट है उसका इस तरह से गैर संवैधानिक इस्तेमाल करने को आतुर रहते हैं जैसा इस मामले में कर रहे हैं। शरद गुप्ता जी, अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया का माहौल बदला है, और चूंकि माहौल बदला है इसलिए ट्विटर और फेसबुक के जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा बोल्ड हो रहा है, वो स्टैंड ले रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब सरकार के लिए और भी कठिन होगा या उसको बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक होना पड़ेगा, कि चीन जैसे फैसले करने पड़ेंगे कि हिंदुस्तान में ट्विटर बंद, केवल कू चलेगा? देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया में अभी इस तरीके से इतनी तेजी से इतने कठिन फैसले नहीं ले सकते। तो देयर मे बी कि अभी जिसे कहते हैं कि टेस्टिंग वाटर्स की बात है, तो उन्होंने पहली बार एक वाटर टेस्ट करने की कोशिश की है संबित पात्रा के मामले में, थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की कि ये मैनिपुलेटेड का टैग हटाइए। लेकिन मजे की चीज ये है कि इस दौरान सिर्फ संबित पात्रा के ही ट्वीट को फ्लैग नहीं किया गया है, 5 और बीजेपी लीडर्स हैं जिनके ट्वीट्स को फ्लैग किया गया है। राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, बीजेपी की नेशनल सोशल मीडिया की इंचार्ज है प्रीति गांधी, आंध्र प्रदेश के को इंचार्ज जो पहले त्रिपुरा में इंचार्ज थे सुनील देवधर, बीजेपी मीडिया की पैनलिस्ट है चारू प्रज्ञा, और दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं कुलजीत सिंह चहल। ये 5 लोग और भी हैं जिनके ट्वीट्स में ये मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया गया है। लेकिन बीजेपी सिर्फ अभी टूल किट के मामले को लेके भिड़ी हुई है कि इन 5 लोगों पे कुछ नहीं कह रही है। तो ये जाहिर है कि वो एक वाटर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि संबित पात्रा के मामले पे हम कितना ब्रोबीट कर सकते हैं ट्विटर को, क्योंकि अभी तक तो जो हमारे साथ था तब तक ठीक था, लेकिन जब कोई हमारे खिलाफ हो जाता है जो अभी तक हमारे साथ था तो ज्यादा पीड़ा होती है। तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी या सरकार इस हद तक जाएगी कि ट्विटर को बैन करने की कोशिश करे। हालांकि अभी वो जो व्हाट्सएप की सोशल मीडिया पॉलिसी है उसको जो प्राइवेसी पॉलिसी उसको लेके वो धमका रहे हैं, तो लेकिन मुझे लगता नहीं कि ट्विटर को बैन करने की स्थिति तक जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा फेसबुक पे, ट्विटर पे और दूसरे तो क्या कुछ दूसरे उपाय करेंगे? ट्विटर के लिए बाजार में प्रवेश मुश्किल कर देंगे
जो ट्विटर या फेसबुक दोनों के बारे में कह रहा हूं, ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए हिंदुस्तान का मार्केट मुश्किल हो जाए, इस तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो ये एक कारोबारी कंपनियां हैं और देखिए, दो तीन चीजें होती हैं हिंदुस्तान कि बहुत बड़ा मार्केट। सरकार के पास कई चीजें होती हैं, और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो, और सरकार, अब जैसे अभी अभी सिंह साहब कह रहे थे कि दोनों में लगभग फर्क मिट गया है, और जो सरकार है वही पार्टी है और पार्टी ही सरकार है, और दोनों के जो जो सुप्रीम लीडर हैं तो वो एक ही हैं। अब सुप्रीम लीडर दोनों के अलग अलग नहीं है, तो इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो उनके पास बहुत से तरीके होते हैं। जैसे अगर आप मेन लाइन मीडिया को देखिए, तो जो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट मीडिया होता है, और आज से नहीं देख रहे हैं हम, कम से कम 25 सालों से देख रहे हैं, तो जब भी कोई मीडिया किसी सरकार के लिए इनकन्वीनियंट होता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आउटलुक हो, या इवन इंटरनेशनल मैगजीन टाइम, तो टाइम मैगजीन थी या आउटलुक थी, जो भी इनकन्वीनियंट था उसको उन्होंने परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी। उस पे उन्होंने रेट्स डलवाई, उनको उनको उनके सर्कुलेशन पे फर्क डाला। उससे पहले अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एक समय में जो तब बीजेपी नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने हल्ला बोल किया था दो अखबारों के खिलाफ। तो कभी भी ऐसा होता है। तो अब एक नई चीज बन गई है। अब ये आपको बहुत ज्यादा किसी को ब्रोबीट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना मीडिया खड़ा कर लिया है, और अब आप अपने लोगों से कहते हैं, जैसे मुझे मुझे अभी भी याद है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, और वहां पे उस समय जो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष थे, फिलहाल गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया टीम से बातचीत करते हुए कहा कि आपको मेन लाइन अखबारों पे या टीवी पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, उस पे जो हम आपको न्यूज और कंटेंट भेजते हैं, आपको वही सही मानना चाहिए, क्योंकि ये सारा मीडिया, मेनलाइन मीडिया जो है, ये बिका हुआ है। चाहे टीवी चैनल हो या अखबार हो, मैगजीन हो, ये सारे बिके हुए हैं। ये सारे इतने सालों से कांग्रेस और उनके जैसी दूसरी पार्टियों को के पक्षधर रहे हैं, उनसे पैसे लेते रहे हैं। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे विश्वास करें। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था उस अपने लेक्चर में। उन्होंने कहा कि साहब, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप के लेकिन शरद जी, भले ही उन्होंने एक अपना अल्टरनेट मीडिया बना लिया हो, लेकिन उन्हें मीडिया में होने वाली आलोचना की चिंता होती है, परेशानी होती है, चाहे वो राष्ट्रीय मीडिया हो चाहे अंतरराष्ट्रीय मीडिया हो, और उसको वो रोकने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। नहीं, लेकिन अब चीजें इतनी बाहर जा चुकी हैं उनके हाथ से, खासतौर से कोरोना के मामले पे, और जो वेस्ट बंगाल चुनाव में उन्होंने प्रचार किया, और कुंभ के 3 मामले ऐसे हुए कि जो डेड बॉडीज रोज निकल रही हैं। तो जिस नेशनल मीडिया को, जिस मेन लाइन मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को माना जाता था कि वो पब्लिकेशंस, चाहे टीवी चैनल्स हों या अखबार हों, वो बीजेपी को फेवर करते थे, धीरे धीरे उनको भी बीजेपी की आलोचना करने पे या सरकार की आलोचना करने पे विवश होना पड़ा है। जैसे एक बीजेपी के नेता है, उन्होंने आपसी बातचीत में कहा कि वेस्ट बंगाल चुनाव में हमारी हार के लिए 25% जिम्मेदार वेस्ट बंगाल का एक अंग्रेजी अखबार है, टेलीग्राफ। तो जिससे बात करें तो उसने कहा कि टेलीग्राफ कितने लोग पढ़ते होंगे? तो शहरी पॉपुलेशन पढ़ती होगी। ऐसा आप समझते नहीं है, माहौल बनता है। एक अखबार भी अगर इतना खुल के लिखता है तो माहौल बनता है, दूसरे अखबारों पे, दूसरे टीवी चैनल्स पे प्रेशर पड़ता है कि भाई वो इतनी खुल के फिर हमारा पक्ष नहीं ले सकते। तो यही सोशल मीडिया के साथ है। अगर सोशल मीडिया पे एक हवा बन गई है, तो अगर वो ब्रोबीट करके उसको दबाएंगे नहीं, तो उनको मालूम है कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ से निकलता जा रहा है, उसी तरीके से सोशल मीडिया भी अब उनके हाथ से निकल जाएगा, और फिर एक पूरी हवा बन जाएगी। अगले अगले 6 महीने के अंदर 5 राज्यों के चुनाव है। तो कैसे वो, जिसको कहा जाएगा कि सेमीफाइनल है, फिर उसके बाद अगले चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, जो मेन चुनाव होंगे। तो ऐसे में वो निकलते हुए देख नहीं सकते, न सोशल मीडिया को न नेशनल मीडिया को। जी बादल जी, अभी तक कांग्रेस ने अपने को डिफेंड करने के लिए एफआईआर की है, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके हैं या जो इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो कुछ
अवेलेबल करा सकते हैं, बस वो किया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है जो अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को खंडित कर सके, उससे अपने को बचा सके। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है मुकेश जी कि आप देखिएगा कि कांग्रेस के बारे में अगर आप बहुत बीते कई दशकों का रिकॉर्ड देख लें तो कांग्रेस अपने पर जब जिस तरह से सवाल इस तरह से उठाए जाते हैं या जिस तरह से उस पर आक्रमण होते हैं या जिस तरह से उस पर राजनीतिक वार होते हैं, उनका उनके बचाव में कभी भी वो बहुत बहुत उतने दोगुने वेग से उन आरोपों, आक्रमणों और हमलों का जवाब नहीं दे पाती। आप कभी भी देख लीजिए, पुराने पिछले 25, 30, 40 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और आप ये पाएंगे कि कांग्रेस की तरफ से कभी नहीं दिया जाता। अब एक जो बात है, स्थिति जैसे कि अभी शीतल जी कह रहे थे कि अब ये बात बिल्कुल उजागर हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में स्थापित हो गया है कि भारत सरकार की किरकिरी हुई है कोरोना महामारी से निपटने में। इसी तरह से इस मामले में भी जिस तरह से कांग्रेस का जो मामला सामने आया है, जब ये स्थापित हो गया है कि ये जालसाजी है, फर्जीवाड़ा है, 420 है, तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो ये रहा है कि अब ये साबित हो गया है, अब उनकी लड़ाई लोग लड़े। तो कभी उनकी लड़ाई मीडिया लड़ता है, कभी लड़ाई उनकी सड़कों पर होती है, कभी लड़ाई उनकी दूसरे दल लड़ते हैं, छोटे दल लड़ते हैं, कभी लोग लड़ते हैं। कांग्रेस अपने लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ती। ये अलग बात है कि उसको लाभ मिल जाता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कांग्रेस की लॉन्ग टर्म योजना को देखें तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बंगाल में भी आपने देखा कि बंगाल में भी बहुत ही थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहते हुए उन्होंने कैंपेन किया, कुछ और भी राज्यों में उन्होंने लो प्रोफाइल पर रहते हुए कैंपेन किया, क्योंकि दरअसल अब उन्हें लगने लगा है कि सरकार की नाकामियां इतनी उजागर हो गई हैं और अब एक परसेप्शन बनता जा रहा है। जो बात कही जा रही है कि जो बात भारत सरकार की तरफ से कही जा रही है कि भारत की बदनामी हो रही है, अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भाई एक इस वजह से भारत की इतनी आसानी से बदनामी हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर ये कोरोना के मामले में आपको बिस्तर नहीं मिल रहे हैं तो बदनामी नहीं होती, नकली इंजेक्शन बिक रहे हैं तो भारत की बदनामी नहीं होती, आपकी पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं तो आपकी भारत की बदनामी नहीं होती, टीकाकरण अभियान आपका जो है लुंज पुंज है तो आपकी भारत की बदनामी नहीं होती। तो ये कैसी भारत की बदनामी है जहां आपके फरमाइशी अंदाज में आप सोचते हैं कि यहाँ भारत की बदनामी हो रही है, वहां भारत की बदनामी होने लग जाती है और जहां नहीं होती। तो कांग्रेस को तो इसका लाभ मिलता रहा है। कांग्रेस कभी भी इस जो अब ये स्थितियां बन गई हैं, इसका लाभ हो सकता है कांग्रेस को मिले आने वाले दिनों में, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से कभी भी ऐसे किसी आक्रमण का 2 गुने 4 गुने या पूरी रफ्तार या पूरे वेग के साथ मुकाबला या उत्तर कभी नहीं देगी। ये आप मुकेश जी देख लीजिए। जी सिंह साहब, मैं ये अंतिम तौर पर अभी ये तय नहीं हुआ है कि टूल किट फर्जी था या नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है, चाहे वो ट्विटर के टैग करने से या ऑल्ट न्यूज के इस खुलासे से और लगातार बहसों से भी जारी हो रहा है, और बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रमाण नहीं दिए जा रहे जिसकी वजह से लगे कि नहीं वो उसने सही काम किया। तो अगर ये परसेप्शन बनता है कि ये बीजेपी ने फर्जीवाड़ा किया है तो क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा, बीजेपी के नेतृत्व को कोई नुकसान होगा, सरकार के नेतृत्व का कोई नुकसान होगा? क्योंकि अगर ये पार्टी एक खास ढंग से चल रही है और उसके जो फॉलोअर हैं खास ढंग से सोचने और रिएक्ट करने के आदी बना दिए गए, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं नहीं, ये बहुत छोटी चीज है, इससे बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी हैं पिछले 7 साल में और जनता मुतासिर नहीं हुई है, बल्कि वोट परसेंटेज बढ़ता गया। एक किसी बड़े समारोह में 2 आंसू निकल जाएंगे, बस उसी से सब कुछ धुल जाएगा, बह जाएगा। इसलिए, और हम लोग इमोशनल लोग हैं, एक आंसू नेता का देखेंगे सब पिघल जाएंगे। हमारी देश हमारा बहुत ही वो है, फयाज दिल है, लिहाजा इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी कम करता है। कभी ये ट्विटर का होगा, कभी कोरोना होगा, कभी इसके पहले का होगा। कुल मिला के जो देवत्व वाला है
वो कहीं डिमोलिश होने लगा है और ये प्रोसेस शुरू हो गया है। पता नहीं लगता कि अगर एक बार ये शुरू हो गया तो कितनी तेजी से नीचे आएगा। कांग्रेस का आप कह रहे थे तो मुझे राजेश जी ने बड़ा बढ़िया एक्सप्लेन किया, मैं उस पर थोड़ा सा जोड़ दूं। मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है एट्रोफी। वो अंग जो काम करना बहुत दिनों तक बंद कर देते हैं वो एट्रोफी में चले जाते हैं, वो काम नहीं करते। तो कांग्रेस को इंटेलेक्चुअल एट्रोफी हो गया है। वो बौद्धिक रूप से बहुत दिन से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बौद्धिक रूप से वो अक्षम हो गई है कि इस पे भी रिएक्ट करे। मान लो उसको कोई मारे तो भी रिएक्ट करे, ये कांग्रेस की क्षमता के बाहर हो गया है। लिहाजा आपने देखा कि इसको शिद्दत से मीडिया तो मीडिया का एक सेक्शन लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस, वैसे भी कांग्रेस ऐसे अवसरों पे, हमने बहुत सालों तक कांग्रेस कवर किया है और आप ताजुब करेंगे कि जबरदस्त इसके खिलाफ लिखिए, अगले दिन सारे नेता पढ़ेंगे, लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइएगा तो जो आपके जो सम्मान होगा उनका कहीं कम नहीं होगा। वीएन गाडगिल, मुझे याद है मैंने एक बार मतलब वर्चुअली ब्लास्ट कर दिया था कांग्रेस पॉलिसीज को और गवर्नमेंट को। अगले दिन मैं गया तो शाम की डीप ब्रीफिंग वो करते थे, उसमें फिर से वो इनफॉर्मली बहुत कुछ बताते थे कि सोनिया जी ने हमसे क्या कहा। हम लोग ये वादा रहता था कि लिखेंगे नहीं, उनके नाम से नहीं लिखेंगे, कभी यूज कर लेंगे इसको, ये रहता था। तो मैं गया तो मैंने कहा आज तो गाडगिल साहब तो कच्चा ही चबा जाएंगे। गए तो मैंने कहा कि गाडगिल साहब कुछ बोले नहीं, बोले और समोसा एक और बढ़ा दिया मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि ये हुआ क्या है बिल्कुल। तो मैंने कहा गाडगिल साहब आपने कुछ कहा नहीं, मैंने लिखा। तो बोले कि नो, दैट इज योर जॉब, आई मीन यू कैन टेक द वे यू वांट इट, लेकिन हम उस पर रेस्पॉन्ड करें, ये हमारे यहाँ सिस्टम आमतौर पे होता नहीं है कि हम उसके लिए, हाँ अगर हमें आपकी बात को गलत साबित करना था तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आधे घंटे पहले हुआ है हम उसमें मतलब एक एक क्रम से कर देते, लेकिन हम इसको इल्मी लेके नहीं रहते हैं। आइडियोलॉजिकल पार्टी ये नहीं करती। आप सीपीएम से पंगा लेके देख लीजिए, सीपीएम की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करके देख लीजिए, आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। यही बीजेपी की भी स्थिति होती है। एक आपने गलत क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर दिया वो दिन, और उसके बाद आप लखनऊ में चले जाइए, लखनऊ में भी पता होगा ये वो क्वेश्चन टेढ़ा टेढ़ा वाला क्वेश्चन करता है, ये मैसेज चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, लिहाजा कांग्रेस के प्रति तो ये है। सोशल मीडिया पे क्यों बीजेपी रिएक्ट कर रही है, उसकी एक वजह है जो अभी शरद ने बताया, राजेश जी भी बता रहे थे, बल्कि शीतल जी भी इसी राय के थे। एक मीडिया का वर्ग है जो हाई हैवी फाइनेंस से आ रहा है, उसको प्रॉफिट मोटिव है उसका। चूंकि हैवी फाइनेंस से आता है तो लिहाजा हर रोज उसको देखना होता है कि एक जो हमने स्टोरी एयर की उसकी टीआरपी कितनी आई, हमें रेवेन्यू पे कितना ऐड करेगा, सरकार हमें जो रेवेन्यू दे रही है कहीं घट तो नहीं जाएगा, या सरकारी जो सुविधाएं हैं वो ये कम तो नहीं हो जाएगी। सोशल मीडिया के आने के बाद ये लो कॉस्ट और ऑल मतलब ये इजीली अवेलेबल मीडिया है। नतीजा ये होता है कि मुकेश जी भी अपना एक कर लेते हैं प्रोग्राम, एक शरद भी कर लेंगे, राजेश जी भी बहुत पॉपुलर है, हम तो नहीं जाने जाते इतना, लेकिन राजेश जी और बाकी तीनों तो बहुत जाने जाते हैं। तो ये लोग जाने जाते हैं इसलिए कि लो कास्ट है, ये अपनी बात कह लेते हैं। लिहाजा बीजेपी का खतरा ये है कि जब से कोरोना को लेके जो इमेज पे धक्का लगा है, अगर ये कंटिन्यू रहा तो वो जो देवत्व नेता में देखा गया है वो डिमोलिश होने जा रहा है। लिहाजा बेहद सतर्क है, और अब जो अटैक करेगी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और पार्टी, वो ज्यादा सीरियस होगा। हम सब लोग को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अटैक अब ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा मैसिव होगा। जी शीतल जी, अंत में एक छोटा सा सवाल है। कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। एफआईआर दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस अमित शाह की है। ये हम पिछले 5-7 साल से लगातार देख रहे हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। तो ये मामला कहां जाएगा, इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? नहीं, दिल्ली में एफआईआर उन्होंने अभी दर्ज की है, ये तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई है। और दिल्ली में कंप्लेंट के स्टेटस में है। एफआईआर हुई है कि नहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं देख भी नहीं सका, मैं गांव में हूँ।
तो शरद जी को शायद इसके बारे में पता होगा। क्या दिल्ली में FIR हो गई इस मामले में शरद जी? नहीं, अभी नहीं नहीं हुई, जैसे मेरी अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक दूसरे ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर है, ये सुप्रीम कोर्ट में जनरली कई बार ऐसे होते हैं, कई फ्रिवलस लोग होते हैं जो होते इन पार्टियों की ओर से ही है, लेकिन वो फ्रिवलस एप्लीकेशंस आ जाती हैं और उनमें कोई ऐसा फैसला आ जाता है जनरली, जैसे खारिज हो गया या कोई एक आध वर्ड लिख दिया जाता है, उसको लेके नीचे मिसयूज किया जाता है। ऐसे ऑर्डर ऑब्टेन करने की जल्दबाजी में कोशिश होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको आने का मतलब यही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट आई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आई है, ये कोई इंडिविजुअल वकील साहब होंगे। अब इनके पीछे कौन और कहाँ क्या है वो बाद में खुलता है, लेकिन ऐसी बहुत सी फ्रिवलस एप्लीकेशंस ऐसे मामलों में जिनमें बड़ी पार्टियां फंसती हैं या बड़े लोग होते हैं, तो वो कुछ मतलब जल्दी के कुछ फैसले हासिल करने के लिए होती है। लेकिन मुझे शक है कि आजकल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा देखभाल रहा है और ऐसा लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इमीडिएट किसी के पक्ष में कोई ऑर्डर मिल जाएगा किसी भी तरह का जिसका मिसयूज नीचे भी होगा। अभी सिर्फ यही सब होगा जो हो रहा है। ट्विटर वगैरह को दबाने की, डराने की कोशिश जो सरकार ने की है, इस पे और जितना वो ये ब्रो बीटिंग का मामला है, अब ट्विटर के ऊपर है कि उसमें कितना दमखम है। जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है इस समय, जो बाइडेन वहाँ है, वो इतना आसान अब नहीं है, ट्रम्प का जमाना नहीं है कि भारत एकदम जो है अपने को एक ऑटोक्रेट स्टेट में ओवरनाइट बदल ले, वो इतना संभव नहीं है। बहुत सारी उस चीजें उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन प्रयास होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और चूंकि चुनाव है, अभी पहले वो मिनी इलेक्शन है 5 राज्यों की वजह से, और फिर मेन इलेक्शन है जो उससे प्रभावित होगा। और अभी अभी बंगाल में जो हुआ है वो नहीं हुआ है जैसा चाहा गया था, और उसके बाद से ही वातावरण जो है थोड़ा निगेटिव होना शुरू हुआ है। सोशल मीडिया और मीडिया में उसका असर दिख रहा है। मीडिया में अगर एंकर और उनके संपादक नहीं तैयार हैं, लेकिन संवाददाता अपने ट्विटर अकाउंट में भी लड़ रहा है, अपनी रिपोर्ट से भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे चैनलों पर जिसमें हम आप एंकर को बिल्कुल दूसरी भूमिका में पाते हैं, लेकिन उसी चैनल की रिपोर्ट एक आ जाती है जो सरकार को बिल्कुल हिला देती है कि लाशें पड़ी हुई हैं 5000। ये सब मेन स्ट्रीम। आजकल भास्कर अखबार ऐसा हो गया है कि मतलब इधर उसको पढ़ना एक मतलब हिंदी में तो हम लोग लगातार बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छाप रहा है। हिंदी में बंद हो गया था, जमाना हो गया था, लेकिन अब इधर सोशल मीडिया के जरिए पता लगा कि भास्कर में आ रहा, तो अब रोज नेट पे ही सही भास्कर देख रहे हैं, और उसमें बहुत कुछ आ रहा है भाई, बड़ी रिपोर्ट्स, क्या फील्ड की रिपोर्ट्स है उसमें। तो कुछ तो हो रहा है। जो शरद ने कहा बिल्कुल सही कहा कि कुछ एक तरह की चर्निंग शुरू हुई है, जिससे जो सत्ता का प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ये घबराया है, और ये सब जो कार्रवाइयां हैं ये प्रक्रिया में हो रही है। देखते हैं कि कहाँ जाती है। डर सबको है। जो लबो-लुआब निकल रहा है वो ये कि बीजेपी कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, उसकी कोशिश इसी तरह से जारी रहेगी। ये एक वाटर टेस्टिंग भी हो सकती है कि कुछ करके देखें क्या रिएक्शन होता है। लेकिन ये भी सच है कि माहौल बदल रहा है सरकार की नाकामियों से, और लोगों में जो गुस्सा बढ़ रहा है कोरोना काल के दौरान खास तौर पर, उसने मीडिया में उन हलकों को थोड़ा ताकत दी है जो अभी चुपचाप बैठे थे, डरे सहमे बैठे थे कि शायद चीजें बदल रही हैं, और इसमें भी उनकी भूमिका हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी इस तरह से इस चीजों को देख रहे हैं, और शायद इनके मद्देनजर ही अपनी भूमिका भी तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बहुत ही दिलचस्प चर्चा हुई और इस मुद्दे के बहुत सारे पहलू निकल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।